हाँ जी, क्या हाल-चाल? हमारा इंतज़ार खत्म हुआ। सीए इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2025 का आरटीपी लॉन्च कर दिया है फॉर ऑल द लेवल्स सीए फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। आज हम डिस्कस करेंगे सीए फाइनल एएफएम का आरटीपी फॉर सितंबर 2025 स्टूडेंट। अगेन जो मैंने लास्ट अटेम्प्ट में भी बोला था, इस अटेम्प्ट में भी मैं बोलूँगा, पूरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लगता है, आपको डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, बस वही क्वेश्चन को देखना है। मैं टाइम स्टैम्प डाल दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आपको लगता है कि कोई डाउट्स है एएफएम सितंबर के लिए आपको, या आगे भी आपके कोई वो है एग्जाम्स है, अगर आपको लगता है डाउट है, डोंट हेजिटेट, जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप एंड लेट मी नो योर क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट एंड हेल्प एक्सप्लेन यू प्रैक्टिकली एंड इजीली जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है? घबराने का नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है? हो जाएगा, आराम से निकल जाएगा। बस टेंशन मत लो, ठीक है? स्टार्ट करने के पहले आई विल टेल यू द फ्लो क्या होगा। पहला 2 क्वेश्चन जो है, फर्स्ट एंड सेकंड द क्वेश्चन इज द एमसीक्यू, 3 टू 13 और 14 इज द सब्जेक्टिव एंड इस दोनों चैप्टर 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? ये आरटीपी में। यहाँ पे क्वेश्चन 7 और 9 थोड़ा ध्यान से चेक कर लेना आप, ठीक है? एंड क्वेश्चन लाइन जो है 8 है जो, वो लेंदी है बहुत, ठीक है? बट ईज़ी है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। ये 3 क्वेश्चन आई वुड से कि थोड़ा ध्यान से देख लेना। बाकी सब्जेक्टिव में आई डिडन्ट फाइंड एनी क्वेश्चन जो आपको टफ लगे, ठीक है? 7 एंड 9 इज़ आल्सो नॉट टफ, बट आई वुड से अ, फोकस होके देखना सम को, ठीक है? इट्स नॉट कि आप देख के निकल जाओ। मतलब यू हैव टू जस्ट चेक द डाइल्यूटनेस ऑफ इट, ठीक है? आ जाओ हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? पहले क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करें क्या? हाँ? रेडी है आप लोग? यस? आवर मोटिव ऑफ सॉल्विंग दिस आरटीपी इज़ कि हम 90 प्लस लेके आए एएफएम में, ठीक है? सितंबर 25 में आरटीपी में कितना लाए? 90, ओके? सो लेट्स स्टार्ट विथ दैट फोकस, डेडिकेशन से लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज़ इंस्टीट्यूट सेज कि एक्सवाईजेड एक कंपनी है जिसका करंट अर्निंग्स 3 पर शेयर है, मतलब अभी ईपीएस कितना है? 3 पर शेयर बराबर। विथ 5 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग शेयर्स है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 5 लाख। द कंपनी प्लान्स टू इश्यू 40,000 7% कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 50 ईच एट पार्ट। कंपनी चाहती है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करेगी 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट 50, माने हर एक प्रेफरेंस शेयर का 50 रुपीस प्राइस है। 7% उसका डिविडेंड है। द प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेबल इनटू 2 शेयर्स फॉर ईच प्रेफरेंस शेयर हेल्ड। ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है। अगर कभी भी मन होता है इंस्टीट्यूट कंपनी एक्सवाईजेड को कि इसको कन्वर्ट करेगा, कैसे कर सकता है? हर एक प्रेफरेंस शेयर्स के लिए वो 2 इक्विटी शेयर्स ले सकता है। तो आपको हिसाब करना है कितना नंबर ऑफ शेयर्स ये मेरे को बताओ। मेरा 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स था, तो मैं इक्विटी शेयर्स में कितने कन्वर्ट कर पाऊँगा? 1 इंटू 40,000, 2 इंटू 40,000 मतलब 80,000 बराबर। द इक्विटी शेयर हैज़ अ करंट मार्केट प्राइस ऑफ 21। आज इक्विटी शेयर का प्राइस है 21, ठीक है? मेरे को बोलता है व्हाट इज़ द प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्शन वैल्यू? कन्वर्शन वैल्यू मेरे को निकाल के हम बता देंगे। तो आज कन्वर्शन वैल्यू है, हर एक शेयर में, पर शेयर मेरे को बोला है, हर एक शेयर में मेरे को 2 इक्विटी शेयर मिलेगा, बराबर? तो 2 इक्विटी शेयर मिला इंटू इक्विटी शेयर प्राइस, आज क्या प्राइस है? 21, करेक्ट ना? मेरे को जानना है, आज अगर मैंने ₹50 का कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर लिया है, उसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा, क्या वैल्यू पे कन्वर्ट होगा? तो मेरा वैल्यू होगा 42। कहाँ से निकला? मेरे को कितना शेयर्स मिलेगा? इक्विटी शेयर्स 2 मिलेगा 1 के बदले। आज इक्विटी शेयर का प्राइस क्या है? 21, तो 2 इंटू 21, बराबर, समझ आया? कन्वर्जन प्रीमियम मेरे को पूछा, बोल देंगे। अभी मेरा 50 है, बराबर, मेरा 50 दिया वही है, बाय 42 माइनस 1 जो आएगा निकाल देना, दैट इज़ योर कन्वर्जन प्रीमियम, करेक्ट? Third question is assuming that total return remains the same. Calculate the effect of the issue on the basic earning per share before conversion and after conversion. आप मान के चलो कि जो मेरा अर्निंग्स है मेरा 3 पर शेयर ही रहेगा, तो बिफोर कन्वर्शन क्या होता है और आफ्टर कन्वर्शन मेरा क्या इफेक्ट आएगा, ये मेरे को बताना है। हम बता देंगे। चलो देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट कितना था मेरा? 5 इन ठीक है। मेरे को क्या दिया हुआ था? ईपीएस दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है 3 पर शेयर बराबर, एंड मेरे को क्या दिया हुआ था? नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ था 5 लाख, ठीक है? तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? नेट प्रॉफिट कितना हो गया? जल्दी से बताओ। टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बताओ। बोलो। ओके, 5 लाख इंटू 3, करेक्ट। चलो 15 लाख हो गया, बराबर। इससे डिविडेंड चल जाएगा। किसको डिविडेंड जाएगा? इक्विटी को, हाँ ना? नहीं, प्रेफरेंस को। कितना जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को कितना डिविडेंड जाएगा? जल्दी बताओ।
कितना? क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो जल्दी। 40,000 7% करके 50, ठीक है? तो 50,000 50 इंटू 40,000 इंटू 7% कितना होता है? 1,40,000, ठीक है? तो 15 माइनस 1.4 13.6 लाख बराबर नंबर ऑफ शेयर्स कितना था मेरा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना था मेरा? नंबर ऑफ शेयर्स कितना था? 5 लाख बराबर। तो मेरा अर्निंग पर शेयर क्या आया? 2.72, करेक्ट। अब मेरे को बोला कन्वर्शन हो गया तो 15 लाख बराबर है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो गया तब क्या आपको प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा? नहीं, करेक्ट, नहीं देना पड़ेगा, करेक्ट ना? तो 50 लाख ही मेरा रहेगा नंबर ऑफ शेयर्स बराबर प्रेफरेंस डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, तो मेरा 50 लाख हो गया अर्निंग पर शेयर मतलब प्रॉफिट। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा आफ्टर डाइल्यूशन? 5 लाख तो एग्जिस्टिंग था ही। जब कन्वर्ट कर लिया मैं, कन्वर्शन हो गया, कितना में कन्वर्शन हुआ? एक प्रेफरेंस शेयर में 2 इक्विटी शेयर मिलेगा, तो 40 इंटू 2 80,000 मेरे को मिला। तो मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो गया? 5.8। तो 15 डिवाइड बाई 5.8 2.58 हो जाएगा आई थिंक। देख लेना आंसर्स एक बार, आंसर एक बार देख लेना, ठीक है? नंबर देख लेना। अब बोलता है क्वेश्चन 4, इफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय 1 मिलियन व्हाट विल बी द बेसिक प्राइस? सेम है। अब 15 मिलियन मेरा था बराबर 15 मिलियन मेरा था, उसमें मैं 1 मिलियन ऐड कर दूंगा, मतलब मेरा 16 मिलियन हो गया। 15 मिलियन था क्या? 15 लाख था, तो मतलब कितना हो गया? मेरा 1.5 मिलियन हो गया। और और ये हो गया मतलब 2.5 मिलियन। 1.5 मिलियन प्लस 1 मिलियन मतलब 2.5 मिलियन हो गया। ये मेरा प्रॉफिट। इसमें से ये माइनस जाएगा, 5 लाख करके एक बार आएगा, एक 580 करके आएगा। समझ आया? यस और नो? समझ आ गया? करेक्ट। चलो, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। इजी है अगेन। क्वेश्चन 4 बोलता है द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फॉर 3 बॉन्ड्स ए बी सी, 3 बॉन्ड्स है। दिस बॉन्ड्स आर यूज्ड बाय अ बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर टू फंड एन आउटफ्लो शेड्यूल इन 6 इयर्स, करंट यील्ड इज 9%। तो बंदे का पोर्टफोलियो मैनेजर का कोई 6 साल बाद कोई एक आउटफ्लो होने वाला है। सपोज उसको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन लोन देना है 6 साल बाद, assumption लेके चलते हो। तो उसके लिए उसने क्या किया, 3 बॉन्ड खरीद के रखा होगा ए, बी, सी, ठीक है? आज वो बॉन्ड का जो है दिस बॉन्ड्स उसका करंट यील्ड है 9%। ऑल बॉन्ड्स हैव अ फेस वैल्यू ऑफ 100 ईच। हर एक बॉन्ड का कितना फेस वैल्यू? 100 एंड विल बी रिडीम्ड एट पार। जब 100 में उसने फेस वैल्यू है एंड 100 में रिडीम होगा बराबर। इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली, करेक्ट, इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली। समझ आया? और क्वेश्चन है बाबू, बॉन्ड ए बी सी मैच्योरिटी है 10/8/5, कूपन रेट क्या है? 10/11/9। कैलकुलेट द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। बताओ जल्दी से ड्यूरेशन कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ। सिंपल है, यस और नो? निकाल लोगे? एक का मैं समझा देता हूँ, ठीक है? फिर वैसे निकाल लेंगे हम, ठीक है? ए का है मान लो, ठीक है? तो ईयर कितने 10 साल है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके निकालना है, ठीक है? कूपन रेट कितना मेरे को हर साल 10 मिलेगा, लास्ट में जाके कितना मिलेगा? 10 प्लस 100। क्यों? फेस वैल्यू पे एट पार पे रिडीम होगा बराबर। डिस्काउंट रेट ले लोगे, डिस्काउंट रेट क्या लोगे आप? 9%। क्यों? वाई 9%? बिकॉज दैट इज माई करंट एज, करेक्ट। इसके हिसाब से मैं डिस्काउंट रेट निकालूंगा। मेरा पीवी आया ये, ठीक है? फिर मेरा पीवी इंटू वेट आएगा, मतलब अगर मैं मतलब ये जो आया सपोज 1.09 डिवाइड बाई ये आया 0.917, ठीक है? तो 0.917 इंटू 10 9.17। तो 9.17 इंटू 1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके ये टोटल आया, ये टोटल आया, ठीक है? ये मान लो बी है, ये मान लो ए है, तो मेरा ड्यूरेशन होएगा ए बाई बी। समझ आया? करेक्ट। ऐसे करके क्या करना है हमने, ऐसे करके हमें ए का भी निकालना है, बी का भी निकालना है, सी का भी निकालना है। ड्यूरेशन निकाल लेंगे हम। यस आई नो देयर इज अ शॉर्टकट मेथड, बट व्हाट आई व्हाई आई एम नॉट शोइंग दैट, बिकॉज़ अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है? आप शॉर्टकट से चला नहीं पाओगे, मार्क्स आपको नहीं मिलेगा उतना, बिकॉज़ उसके वजह से आपको दिया गया है। सो लेट्स नॉट गो फॉर द शॉर्टकट। हम घर पे जब कैलकुलेट करते हैं ठीक है, बट अभी
वी आर इन द क्रूशियल स्टेज, तो हम शॉर्टकट पे कुछ नहीं चला पाएंगे। एक क्वेश्चन प्लीज प्रैक्टिस कर लेना, चाहे मॉक हो या आरटीपी हो, बराबर। हैंड रिटन प्रैक्टिस कर लेना, वो हैबिट बन जाएगा, मतलब राइटिंग फास्ट होगा। ये ड्यूरेशन हम निकाल लेंगे, बराबर है। फिर हमें बोलता था बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो इन बॉन्ड ए, मतलब जितना भी ड्यूरेशन आया है, मान लो इसका ड्यूरेशन सबका अलग-अलग आएगा, तो बोलता है जो टोटल है, अगर टोटल ₹100 है, ₹100 में 45% ऑफ द पोर्टफोलियो ए में रहना चाहिए। कैलकुलेट द परसेंटेज अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड बी एंड सी दैट नीड्स टू बी परचेज्ड टू इम्यूनाइज द पोर्टफोलियो। तो मेरे को बोलता है ए में तो भाई आपका कितना रहना चाहिए? ए में कितना रहना चाहिए बोल रहे हैं? ए में रहना चाहिए 45% बराबर। तो बी और सी में कितना रहेगा? 55 बराबर रिमेनिंग। तो एक मेरा इक्वेशन है बी और सी का 55, करेक्ट। अब आपको क्या करना है ना, जो बी का जो ड्यूरेशन है, बी का जो ड्यूरेशन है एंड सी का जो ड्यूरेशन है, वो देखना है। तो अगर आपको ए का ड्यूरेशन पहले हम देख लेते हैं कितना आया होगा। आंसर देख लें क्या एक बार ए का? तो ईज़ी रहेगा आपको समझाने में। ए का ड्यूरेशन क्या है? 6.82, ठीक है? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ लेंगे। ए में बोल रहा है 45%, ठीक है? तो 6.82 मेरा ड्यूरेशन था ए का, इसका 45% कितना होता है? 6.82 इंटू 45% मतलब 3.06, करेक्ट? ये ए में जाएगा। तो रिमेनिंग 6 साल मेरा था, ठीक है? मेरा 6 साल बाद याद है क्वेश्चन में दिया था। तो 6 साल से मेरा 3.06 तो चल गया कितना ए में। तो बी और सी के लिए कितना बचा? बी प्लस सी के लिए बचा 2.94, ठीक है? तो अभी कैसे मल्टीप्लाई होगा? बी का जो भी ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन इंटू बी प्लस ड्यूरेशन इंटू सी इंटू 2.94, ये और बी प्लस इक्वल टू 55%, ये दोनों का साइमल्टेनियस इक्वेशन से बी का वेट निकालो, सी का वेट निकालो। समझ आया? आई होप आई वाज क्लियर, करेक्ट। ये बी और सी करके आप क्या कर रहे हो? वेट निकाल रहे हो कि भाई मेरा टोटल 100% था, उसका 45% आप ए में बोल रहे हो, डाल दिया। अब जो रिमेनिंग है वो किसमें जाएगा? बी और सी में। तो बी का वेट कितना होना चाहिए, सी का वेट कितना होना चाहिए, वो हम कैसे निकालेंगे? विद द हेल्प ऑफ द ड्यूरेशंस ऑफ द ईच बॉन्ड्स। ठीक है, समझ आया? येस और नो? येस और नो? ठीक है, समझ आया, करेक्ट। अब बोलता आफ्टर द पोर्टफोलियो हैज बीन फॉर्मुलेटेड एंड इंटरेस्ट रेट चेंज ऑकर्स इंक्रीजिंग द यील्ड टू 11%। एक बार पोर्टफोलियो बन गया, ऐसे आपको वेट पता चल गया, अच्छा ए में इतना जाएगा, बी में इतना जाएगा, सी में इतना जाएगा। उसके बाद क्या होता है, फिर यील्ड जो है, अभी पहले 9% था मेरा बॉन्ड का यील्ड तीनों का, अब वो 11 हो जाता है। द न्यू ड्यूरेशन ऑफ दिस बॉन्ड्स आर ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। ए बी सी का मेरे को बोल दिया है, क्या बोल दिया है मेरे को? ड्यूरेशन बोल दिया है। इज द पोर्टफोलियो स्टिल इम्यूनाइज्ड, व्हाई और व्हाई नॉट? तो हमारा इम्यूनेशन कब होगा? जब वो 6 होएगा। मेरा तीनों का पोर्टफोलियो का वो जो मिला के ड्यूरेशन इंटू वेट मिला के 6 होना चाहिए। तो अब ये कैसे निकालोगे? ए का ड्यूरेशन मतलब 7.15 इंटू 0.45 वेट था, बी का 6.03 इंटू उसका जो भी ड्यूरेशन आया प्लस 4.27 इंटू ड्यूरेशन सी, ये मिला के मेरा 6 आना चाहिए। अगर 6 है तो इम्यूनाइज्ड है, अगर 6 नहीं है तो इम्यूनाइज्ड नहीं है। समझ में आया? येस और नो? समझ आ गया, बराबर। Determine the new percentage of B and C bonds that are needed to be immunize the portfolio bond A remaining 45%। तो मेरे को बोलता है कि अगर जो नया परसेंटेज मेरे को बताओ, मान लो आप बोलते हो इम्यूनाइज नहीं है, ठीक है? आप बोल रहे हो 6 आया या 6 से ज़्यादा है या कम आया, इम्यूनाइज नहीं है। तो अब मेरे को बताओ बी एंड सी में कितना मैं वेट डालूँ कि इम्यूनाइज हो जाए, मतलब टोटल 6 आ जाए। सेम थिंग जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था वैसे ही करना है। बी प्लस सी 55% पकड़ना है, बी प्लस सी का ड्यूरेशन निकाल लो, मतलब 7.15 इंटू 0.45 था आपका इसका, माइनस 6, तो दोनों का मिला के 2.78 आएगा। कैसे? मैंने व्हाट आई एम सेइंग इज ए का 7.15 है ड्यूरेशन, बराबर। इसमें मेरे को वेट कितना देना? 45%। तो ड्यूरेशन ए कितना हो गया? 7.15 इंटू 0.45, 3.21, करेक्ट। अब मेरा ए का तो ड्यूरेशन 3.21 हो गया, लेकिन मेरे को टोटल इम्यूनेशन कितना करना था? 6। 6 से जब 3.21 माइनस हो जाता है, तो 2 पॉइंट समथिंग बैठता है, 2.79, ठीक है? तो मेरे को 2.79 किस पे डिस्ट्रीब्यूट करना है? बी एंड सी पे, बी पे एंड सी पे, करेक्ट? तो ये दोनों का वेट निकाल लो, सेम जैसे हमने क्वेश्चन 2 में किया था। समझ आया? क्वेश्चन 2 में इस पे जो किया था, समझ आया क्या?
क्वेश्चन 4, ओके, नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग, ठीक है? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आप ये वीडियो कब देखोगे, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, करेक्ट? अगर अपना का क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपने प्रैक्टिस कर लिया, आपने थियोरेटिकल देख लिया, आपने एक बार फर्स्ट रिवीजन कर लिया है, एंड आपको लगता है आपको आरटीपी सॉल्व करने में यू नीड सम हेल्प, गाइडेंस चाहिए, तभी आप आरटीपी सॉल्व का वीडियोस देखो, कोई का भी हो, मेरा हो, कोई का भी हो, कोई का देखो, ठीक है? डोंट जस्ट सिट फॉर 1 आवर और 2 आवर, जितना जब भी ये वीडियो चलेगा, डोंट सिट फॉर फुल वीडियो टू वॉच, ठीक है? आपको जो क्वेश्चन में टाइम स्टैम्प हम दे देंगे, आपको जो वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, आपको सपोज मान लो क्वेश्चन 7 में प्रॉब्लम, आप बस क्वेश्चन 7 देखो। आपको क्वेश्चन 5 में प्रॉब्लम है, क्वेश्चन 5 देखो। पूरा वीडियो नहीं देखना है, समझ आया? टाइम स्टैम्प में जाओ, वो टाइम पे जाओ और अपना वीडियो देख के खत्म करो क्वेश्चंस। कोई कभी पूरा टाइमली नहीं देखना, वेदर इट्स आरटीपी, वेदर इट्स एमटीपी एंड वेदर इट्स एन एफएम सब्जेक्ट और एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स, दैट्स नॉट एन प्रॉब्लम। कोई कभी पूरा नहीं देखना है। समझ आया क्या? येस और नो? ठीक है। सेकंड व्हाट आई वांटेड टू कन्वे यू इज, अगर आपको डाउट्स लगते हैं, ठीक है, कि सर मेरे को यार समझ नहीं आ रहा, मेरे को ये कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, मेरे को यहाँ थोड़ा डाउट है, मेरे को इस पे डाउट है, मेरे को उस पे डाउट है, कुछ भी डाउट है एफएम रिलेटेड, ठीक है, मेरे को आरटीपी छोड़ के भी, मैं ये डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का, ठीक है, डिस्कशन चैनल का। ज्वाइन दैट लिंक, आस्क मी क्वेश्चंस, मैं आपको टाइमली रिप्लाई दे दूंगा, इतना मेरा गारंटी है, ठीक है? आस्क मी क्वेश्चंस, गिव मी सम टाइम, आई विल गिव यू अ रिप्लाई, ठीक है? बट क्वेश्चंस आर, एंड प्लीज डोंट स्पैम द ग्रुप, क्वेश्चंस पूछो, काम करो, निकलो, बस। अभी एग्जाम तक आपका यही फोकस है, आपका मेन फोकस आपको एग्जाम क्लियर करना है, बराबर? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? इक्विटी ऑफ केजीएफ लिमिटेड, कोई एक कंपनी है, उसका केजीएफ का इक्विटी है 410 करोड़, ठीक है? इक्विटी कैपिटल इज हाउ मच? 410। इट्स डेट इज वर्थ 170, डेट कितना है? 170। तो टोटल मेरा नेटवर्थ कितना हो गया? अगर बस यही होगा तो 410 प्लस 170, 580, बराबर 580 सीआर होगा, करेक्ट? ठीक है। प्रिंटर डिवीजन सेगमेंट वैल्यू इज एट्रीब्यूटेबल टू 75 74% व्हिच हैज एन एसेट बीटा इतना, बैलेंस वैल्यू इज अप्लाइड ऑन स्पेस। तो ये जो इक्विटी केजीएफ लिमिटेड, इसके दो डिवीजन हो गए, एक हो गया प्रिंटर डिवीजन, एक हो गया स्पेयर पार्ट्स। प्रिंटर डिवीजन का वेट है 74% एंड स्पेयर पार्ट्स का वेट होगा कितना? 26%, करेक्ट? 26%, ठीक है? प्रिंटर डिवीजन का ये जो है एसेट बीटा जो है, बीटा एसेट कितना है? 1.45 एंड स्पेयर पार्ट्स के का बीटा है कितना? 1.2, ठीक है? व्हिच हैज एन एसेट बीटा ऑफ 1.2। केजीएफ का डेट बीटा इज 2.4, तो बीटा ऑफ डेट ऑफ टोटल केजीएफ इज 0.24, करेक्ट? इतना समझ आया? क्या क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इक्विटी बीटा ऑफ केजीएफएल। केजीएफएल का मेरे को इक्विटी बीटा निकालना है। क्या निकालना है मेरे को? इक्विटी बीटा, ठीक है। पहले तो मैं केजीएफ का वेटेड एवरेज करके एसेट बीटा निकालूंगा। क्यों? बिकॉज़ मेरे को पता है एसेट बीटा प्लस, एसेट बीटा क्या होता है? इक्विटी बीटा प्लस आपका डेट बीटा, ठीक है? तो मेरे को क्या-क्या निकालना है? इक्विटी बीटा, अगर मान लो ए इक्वल्स टू ई प्लस एल है, एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? तो मेरा ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई निकालना है, बराबर? तो ए मेरा क्या होगा? टोटल कंपनी का होगा, मैं तो बस प्रिंटर का नहीं निकाला हूँ या स्पेयर का नहीं निकाला हूँ। तो एसेट बीटा कैसे निकलेगा? वेटेड एवरेज करके, मतलब 0.74 इंटू 1.45 प्लस 0.26 इंटू 1.20, जो भी आएगा, ठीक है? निकाल देना। मैं निकाल दूँ क्या? ठीक है। 1.385, ठीक है? ये मेरा एसेट बीटा आ गया और इक्विटी बीटा, डेट बीटा कितना था? 0.24, डेट बीटा कितना था? 0.24। अब मेरे को निकालना है एसेट बीटा। तो एसेट बीटा का फॉर्मूला क्या था? ये मेरे को बताओ। एसेट बीटा क्या-क्या होता है? मेरा इक्विटी बीटा, ठीक है? इंटू इक्विटी बाई इक्विटी प्लस डेट, डेट रेशियो जिसको बोलते हैं, प्लस डेट का बीटा इंटू डेट बाई इक्विटी प्लस डेट, यही होता है। अब इक्विटी बीटा बीटा निकालना है मेरे को। एसेट बीटा दिया हुआ है 1.38 जो भी था। इक्विटी मेरा कितना था? इक्विटी था मेरा 410 करोड़, 410 डिवाइड बाई 580, डेट बीटा वो जो भी 1 पॉइंट कुछ था इंटू 170 बाई 580। यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करके आप इक्विटी बीटा निकालोगे। समझ आया? मेरे को क्या निकालना था? इक्विटी बीटा। इतना समझ आया? येस और नो? ठीक।
सेकंड क्वेश्चन मेरे को बोलता है ascertain equity beta of KGF Limited if it decides to change jet equity position by raising further debt and buying back of equity to have a jet equity ratio 1.9. ठीक है? तो मेरे को क्या बोलता है, आज जो है, समझ लिया आपने निकाल दिया इक्विटी बेटा वेरी गुड। अब मैं बोल रहा हूँ मेरा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, डेट इक्विटी रेशियो जो है, वो मेरे को चेंज करना है। ठीक है? कैसे चेंज करना है? कुछ मैं डेट रेज़ करूँगा एंड मैं बाय बैक कर लूँगा कुछ इक्विटी, ऐसे करूँगा। ठीक है? अभी मेरा डेट इक्विटी रेशियो क्या आएगा नया 1.9। एज्यूम दैट द प्रेजेंट डेट बीटा इज़ 0.35 मैंने जो अभी का डेट है, जो 170 करोड़ का जो डेट है, उसका मेरा जो बीटा है, वो है 0.35 ठीक है? एंड अगर कोई भी अब नया फंड अगर रेज़ करो, तो उसका बीटा होएगा 0.4 ये बोला हुआ है, क्यों बोला हुआ है? देखो बीटा ऑफ डेट का निकालना पड़ेगा, करेक्ट बीटा ऑफ डेट निकालेंगे, टोटल बीटा का। फिर एसेट बीटा तो मेरे पास दिया हुआ ही है, एसेट बीटा चेंज नहीं होगा, बस मेरा इक्विटी बीटा चेंज हो जाएगा। मेरा क्या होएगा फॉर्मूला बीटा ऑफ दी दिख रहा है ना आपको? हाँ, बीटा इक्विटी इंटू इक्विटी बाय डेट प्लस इक्विटी प्लस बीटा ऑफ डेट इंटू डेट बाय डेट प्लस इक्विटी। मेरा ये जो बीटा एसेट है ये तो बराबर सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा करेक्ट? बीटा डेट चेंज हो जाएगा एंड ये रेशियो चेंज हो जाएगा। कैसे होगा? लेट्स अंडरस्टैंड। ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड हम कैसे करेंगे, ठीक है? हमारा टोटल वैल्यू आज के डेट पे क्या है मेरे को बताओ? 170 प्लस 510 नहीं 410 ठीक है? तो 580 सीआर है, करेक्ट? अभी मेरा डिजायर्ड कितना है? मेरे को डेट कितना चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो कितना चाहिए मेरे को? 1.9 चाहिए। तो मेरा डेट कैसे निकलेगा? मेरा जो 580 ठीक है? इंटू मेरा 1.9 ठीक है? भाई 1.9 प्लस 1 यही होगा 580 इंटू 1.9 डिवाइड बाई 2.9 380 करोड़ मेरा डेट होना चाहिए करेक्ट 380 करोड़ से अभी कितना है 170 करोड़ तो 380 माइनस 170 तो रेस कितना करना पड़ेगा 210 सीआर 210 इस 210 सीआर का क्या बोल रहा है 0.4 है बीटा ठीक है ये 210 जो सीआर है इसका बीटा है 0.4 ठीक है एंड इसका कितना है 0.35 35 है ना हाँ 35 ठीक है अब अब मेरे को निकालना क्या है? अब मेरे को निकालना है मेरा टोटल जो मेरा डेट टू इक्विटी है, वो कितना है वो निकालना है, बराबर? तो मेरा कितना था? तो मेरा कितना था 580 करोड़ था, ठीक है? टोटल इससे मेरा 380 करोड़ हो गया डेट, तो 200 करोड़ बचना चाहिए मेरा इक्विटी, करेक्ट? 200 करोड़ में अभी कितना है? 410 410 करोड़, तो 410 से 200 माइनस कर दो, तो 210 करोड़ क्या होगा? मैं इक्विटी बायबैक कर लूँगा। समझ आया क्या कांसेप्ट समझ आया? नहीं आया तो फिर से देखो। मेरे को बोला गया था क्या? मेरे को बोला गया था कि मेरा जो भी डेट स्ट्रक्चर है इक्विटी बीटा मेरे को निकालना है विद अ नया डेट स्ट्रक्चर, ठीक है? कैपिटल स्ट्रक्चर। मेरा बोलता है डेट टू इक्विटी मेरा टोटल जो है डेट, टोटल जो कैपिटल है, वो मेरा 580 सीआरई होगा। तो हमें क्या था? हमारा टोटल जो 580 सीआरई होगा, हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा, बराबर? हमें क्या बोल रहा है, जो भी मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर अभी कैसा था, इक्विटी कितना था? 410 अ, 170 भाई 410 जो भी मेरा एक रेशियो था, बराबर? अभी मेरे को बोलता है मेरा डेट टू इक्विटी 1.9 होना है। मतलब मेरा डेट ज़्यादा होना चाहिए। एक इक्विटी रहने से 1.9 डेट हो, बराबर? तो मेरे को बोला वो कैसे मैं अटेंड करूँगा? मैं फर्दर रेज़ करूँगा डेट एंड जो भी बैलेंस इक्विटी बायबैक कर लूँगा, ठीक है? तो मेरा क्या था टोटल मेरे को ये समझ में आया अच्छा मेरा 580 सीआर था, उसका डिज़ायर्ड लेवल है 1.9 तो मैं निकालिए मेरे को डेट कितना बनना है? मेरा डेट बोलता है 380 सीआर होना चाहिए कैलकुलेशन के हिसाब से। आप बोलोगे सर ये 1 कैसे किया? ओके। टोटल मेरे को चाहिए रेशियो ठीक है? मेरा डेट टू इक्विटी है 1.9 तो मेरा इक्विटी कितना है? मतलब 1.9 बाई 1 हुआ एक्चुअली ये। तो मैंने मेरा टोटल जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या है 1.9 प्लस 1 मतलब 2.9 है, करेक्ट? ऐसे करके ये आया। तो मैंने बोला मैं डेट निकाल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ मेरा नया डेट 380 करोड़ होना चाहिए। उसमें से ऑलरेडी 170 करोड़ है। तो 210 करोड़ मेरा मेरे को नया रेज़ करना है बराबर ये इतना समझ आया। नेक्स्ट बोला था मेरे को इक्विटी बायबैक करना है। तो मेरा टोटल तो 580 करोड़ ही कैपिटल है। उसका 380 करोड़ मैं ऑलरेडी डेट से लूँगा। तो मेरा नया कैपिटल इक्विटी का होना चाहिए 200 सीआर बराबर? 200 सीआर होना चाहिए बट पहले से 410 सीआर है। तो मैं बायबैक कितना करूँ? 210 करोड़। तो मैं बायबैक कर लिया। अब ये जो फ़ॉर्मूला है
इक्विटी को 210 का 200 करो एंड 580 ऐसे करके ये निकालो, ठीक है? ये नया पे ये करके क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लो। अब ascertain whether the new equity beta justifies increase in the value on account of leverage, वो आप देख लेना, ठीक है? नॉट मतलब बहुत वो आप आंसर निकालोगे तभी हो पाएगा, करेक्ट? लेट्स नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? अ ट्रेडर हैज प्लान टू सेल 22,000 केजी ऑफ राइस आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ। आज 3 महीना बाद उसको 22,000 केजी राइस बेचना है, बराबर? द स्पॉट प्राइस इज 60 पर केजी। आज कितना स्पॉट है? S0 कितना है? 60 एंड 3 मंथ्स फ्यूचर ऑन द सेम इज 59। एफ कितना है? 59। कितना दिन का एक्सपायरी है? आपको ऑब्वियसली आप अभी आरटीपी करो तो यू नो दिस। डेरिवेटिव जो होता है इसका डेफिनाइट पीरियड होता है, करेक्ट? 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल जो भी होता है। तो ये जो मेरा फ्यूचर्स है बोलता है मेरे को फ्यूचर्स 3 महीने का जो फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है उसका आज प्राइस दैट इज ट्रेडिंग टुडे एट 59। समझ आया? सर आप इतना क्यों समझा रहे हो? इतना क्वेश्चन में क्यों डिटेल्स में जा रहे हो? Because what I feel is it's not only to clear your exam and you never know इंस्टीट्यूट कब एक क्वेश्चन को ट्रिकी बना दे, करेक्ट? ठीक है, हमें पता भी लास्ट 2 अटेम्प्ट से पेपर इजी आ रहा है, इट्स फाइन, बट यू नेवर नो दैट, करेक्ट? एंड इंग्लिश इज अ मतलब एक लैंग्वेज थोड़ा घुमा देगा, आप थोड़ा फोकस से नहीं पढ़ोगे, आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है? तो दैट्स द मेन रीजन आई एम गोइंग इतना डिटेल में और रिवाइज भी हो जा रहा है। साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज 1000 केजी, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट का 1000 केजी है, तो मतलब अगर मैं देखूं तो मेरा 22,000 का राइस है, ठीक है? 22,000 केजी है, तो मेरे को कितना कॉन्ट्रैक्ट चाहिए मेरे को बताओ तो? 22,000 बाई 1000 22 कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, कुछ नहीं भी तो। मेरे को बोलता है व्हाट द ट्रेडर कैन डू टू मिटिगेट इट्स रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट इफ द प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू फॉल एज़ 56 3 केजी हेंस। ये बोलता है क्या करना चाहिए उसको? मतलब अगर उसको लग रहा है व्हाट द ट्रेडर टू इट्स रिस्क ऑफ रिड्यूस्ड प्रॉफिट, उसको क्या लग रहा है? उसको लग रहा है प्राइस गिरेगा। तो उसने क्या किया था, उसको क्या था राइस 3 महीना बाद बेचना था, ठीक है? अभी उसको लग रहा है प्राइस आगे गिर नहीं जाए, तो जो चीज़ का हमें डर रहता है हम वही करते हैं, बराबर? हमें डर क्या है? प्राइस नहीं गिर जाए। हम क्या करेंगे? फ्यूचर सेल कर देंगे। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर सेल क्यों किया? फ्यूचर सेल क्यों किया? आप तो बाय भी कर सकते थे। नहीं, देखो, मैं राइस बेचना चाहता हूँ, तो प्राइस अगर बढ़ेगा मेरे लिए तो फ़ायदा ही है। मेरे को डर क्या था? मेरे को डर था इफ द प्राइस इज़ एक्सपेक्टेड टू फॉल, तो मेरे को वो डर से बचना था। मतलब जो मेरे को जो चीज़ का डर है मेरे को उससे बचना था। फ्यूचर सेल किया तो हमने मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर फ्यूचर का हमने मान लो ₹100 का फ्यूचर शेयर कर दिया प्राइस। अब हमने बोला कि अगर 100 से नीचे फ्यूचर जाएगा, तो हमें पैसा मिलेगा, क्योंकि हमने सेल कर दिया, करेक्ट? अगर हमने बाय किया होता तो 100 के नीचे जाने से तो हमें को मिलता नहीं कुछ। समझ आया ये? समझ आया? तो हम कर लेंगे कितना? हम फ्यूचर सेल करेंगे। अब हमारा अगर 56 हो गया तो क्या फ़ायदा हुआ हमारा? हम अगर 59 में ट्रेड कर ली हम फ्यूचर सेल माइनस 56 माने हमें ₹3 का फ़ायदा हो गया पर कॉन्ट्रैक्ट, करेक्ट? इंटू 22 कर लो ना तो 66 फिर 1000 कर लो इंटू 1000, ठीक है? सपोज इफ ट्रेडर डिसाइड्स टू मेक यूज ऑफ फ्यूचर, व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रियलाइज्ड प्राइस फ्रॉम इट्स सेल व्हेन आफ्टर 3 मंथ्स स्पॉट प्राइस इज 57 एंड द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज 3 मंथ्स 50 केजी। क्या बोलता है? फ्यूचर ही करना है, तो भाई फ्यूचर ही तो करना था, उसको करना क्या था? फ्यूचर ही करना था, ठीक है? तो मेरे को बोल रहा है क्या, इफ द ट्रेडर प्राइस decides to make use of it, what would be their effective realized price from its sale when after 3 months? तो मेरे को बेस राइस का इफेक्ट देना है, ठीक है? राइस जो मैंने सेल करूँगा 3 महीना बाद, इफेक्ट स्पॉट प्राइस क्या होना चाहिए? मतलब क्या प्राइस होगा? तो मैं राइस तो जो बेचूँगा वो 57 में बेचूँगा, करेक्ट? उतना तो 57 में बेचूँगा, बट फ्यूचर का क्या होगा? फ्यूचर का मैं वो कर लूँगा, मतलब फ्यूचर में सेल करके ही रखा था 59 पे एंड 58 पे मैं बाय कर लिया, मतलब जो स्क्वायर ऑफ तो 59 माइनस 58 ₹1 का मेरा प्रॉफिट है, तो मेरा पर कॉस्ट हो गया ₹58 पर शेयर, पर राइस, पर केजी। समझ आया इतना? नहीं समझ आया क्या? मैंने मेरा जो कमोडिटी है राइस, वो तो मैं 57 पे बेचूँगा 3 महीने बाद, जो स्पॉट प्राइस है। उसका तो कुछ मैंने सौदा नहीं किया, मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया था 59 पे सेल। मैं सेल किया था 59 पे, मेरे को क्या था भाई प्राइस नीचे जा और मेरे को फ़ायदा हो। तो प्राइस नीचे गया, प्राइस 58 हो गया, तो मेरे को कितना फ़ायदा हुआ? मैंने 59 पे सेल किया था, अब 58 पे बाय करूँगा स्क्वायर ऑफ करने के लिए। फ़ायदा कितना हुआ? ₹1 बराबर। तो ₹1 मेरा फ्यूचर में फ़ायदा हुआ और मैंने राइस बेचा 57 पे, तो मेरे को नेट फ़ायदा कितना हुआ? 58 ही। समझ आया? येस और नो? ठीक। सेकंड क्वेश्चन है
A company is long on 10 metric ton of copper at 534 per kg and intends to remain so for the ensuing quarter. मतलब क्या ये पूरा 3 महीना उसको लग रहा है कि कॉपर में वो बुलिश है, तो वो लॉन्ग ही रहेगा मतलब बाई साइड पे रहेगा। उसका लॉन्ग मतलब क्या? आप चाह रहे हो कि प्राइस आगे बढ़ेगा, बराबर? प्राइस ऊपर जाएगा। यही तो है ना लॉन्ग मतलब, करेक्ट? The variance of change in its spot and future are 16 and 36%। वेरिएंस मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन वेरिएशन जो भी है मतलब जो चेंज का प्राइस चेंज है वो 16 एंड 36% है और स्पॉट एंड फ्यूचर स्पॉट का जो वेरिएंस है अगर आप स्टैंडर्ड डिवीजन पकड़ोगे 16 का स्क्वायर रूट मतलब 4% है प्राइस 4% ऊपर नीचे करता है एंड इसका फ्यूचर का करता है 6%। हैविंग कोरिलेशन ऑफ 0.75 0.75 कोरिलेशन बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर। द कॉन्टेक्स्ट एज ऑफ वन कॉन्ट्रैक्ट इज 1000 केजी। ठीक है, तो मेरे को बोलता है कैलकुलेट द ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर कैलकुलेट ऑप्टिमल हेज रेशियो फॉर परफेक्ट हेजिंग। हेजिंग का फॉर्मूला क्या है? मेरे को ये बताओ। हेज का फॉर्मूला क्या है? कोरिलेशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्पॉट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फ्यूचर, करेक्ट? तो 0.75 इनटू स्पॉट का कितना था 4/6, मैंने 4/6 निकाला ही था। निकाल लो हेज रेशियो। समझ आया? यस। क्वेश्चन बी क्या बोलता है मेरे को? एडवाइज द पोजीशन टू बी टेकन इन फ्यूचर फॉर परफेक्ट हेजिंग। मेरे को क्या करना चाहिए? मैं भाई अगर मैंने लॉन्ग करके रखा है तो मैं उस पे क्या करूंगा? शॉर्ट ही लूंगा। अरे फ्यूचर पे अगर भाई समझो, अगर मैंने शेयर खरीद के रखा है, ठीक है, तो साम ऊपर जाएगा तो फायदा ही होगा। पर अगर शेयर प्राइस 100 का खरीदा था, 120 जाएगा तो मैं शेयर में फायदा करूंगा। पर अगर 90 चल गया तो नुकसान है। तो इसमें मैं कैसे बचूं? मैं शॉर्ट करके बचूंगा, शेयर को शॉर्ट करूंगा। तो यहाँ पे भी मैं फ्यूचर क्या करूंगा? शॉर्ट, बराबर। डिटरमाइन द नंबर एंड द अमाउंट ऑफ कॉपर फ्यूचर्स टू बी अचीव्ड फॉर अ परफेक्ट हेज। देखो परफेक्ट हेज चाहिए, 100% हेज चाहिए, जो भी नंबर ऑफ हेजेस है। तो डिटरमाइन द नंबर कितना करना है वो निकालना है। तो नंबर ऑफ फ्यूचर्स देख लो, मेरा कितना था? 1 मेट्रिक टन मतलब कितना होता है जानते हो? 1 मेट्रिक टन मतलब 1000 केजी, ठीक है? तो 10 मेट्रिक टन मतलब कितना होता है? 10,000 केजी डिवाइड बाय 1000 केजी, तो मतलब कितना हुआ? 10 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? इंटू 0.5 मेरा हेज रेशियो जो भी आया होगा 0.5 ही आया होगा, देख लो। 0.5, ठीक है? तो ये मेरा नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया मतलब 5 कॉन्ट्रैक्ट मैं लूँगा और उस हिसाब से प्रॉपर पर जो भी प्राइस आया है अ, 534 अमाउंट लगा देना। ये इंटू 534 हो गया, इंटू 1000 क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर 1000 का था, 534 पर केजी था, बराबर? हो जाएगा। समझ आया? येस और नो? हाँ या ना? ईज़ी था? चलो, क्वेश्चन 7। I wouldn't say कि क्वेश्चन 7 इज़ हार्ड और इट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आई वुड जस्ट से फोकस। ठीक है? माइन्यूटली पढ़ना, ठीक है? क्वेश्चन को धीरे-धीरे पढ़ना, जस्ट डोंट जंप, ठीक है? इट कुड लीड टू अ स्मॉल मिस्टेक फॉर यू, ठीक है? समझ आया क्या? Electra Space is consumer electronic wholesaler. The business of the firm is highly seasonal in nature. इलेक्ट्रॉनिक्स में है वो, बिजनेस सीजनल है। 6 महीना ऑफ अ ईयर फर्म हैज अ ह्यूज कैश डिपॉजिट एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम एंड अदर 6 मंथ्स फर्म कैश crunch leading to borrowing of money to cover its exposure for running back। धंधा 6 महीना अच्छा चलता है, धंधा 6 महीना खराब चलता है। क्रिसमस टाइम जो है, धंधा अच्छा चलता है, ठीक है? तब पैसे-वैसे रहते हैं और 6 महीना खराब। तो मेरे को ये समझ आ गया कि जुलाई टू दिसंबर अच्छा चलता होगा, जैन टू जून खराब चलता होगा, करेक्ट? बिकॉज़ कि बोला क्रिसमस टाइम पे अच्छा चलता है। तो क्रिसमस टाइम तो दिसंबर ही पड़ा, तो जुलाई टू दिसंबर पढ़ लिया। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शैल बोरो 50 मिलियन फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैक सीजन इन अबाउट 3 मंथ्स। मतलब क्या? तो 3 महीना स्लैक सीजन कितना है? 6 महीना है, करेक्ट? क्योंकि मेरा खराब सीजन कितना है? 6 मंथ्स। सी दिस इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है? 3 महीना में शुरुआत होने बोल रहा है स्लैक सीजन, ठीक है? तो 3 महीना बाद मेरे को 6 महीने के लिए पैसा चाहिए। तो 3 into 9 का एफआरए मैं लूँगा। एफआरए का ही क्वेश्चन है ये, ठीक है? कितना मेरे को लूँगा? 50 मिलियन। अब बैंक हैज़ गिवन ये 3 into 6, 3 into 9 कौन-सा? तो मैं कौन-सा लूँगा? 3 into 9, करेक्ट? करेक्ट ना? मैं ये लूँगा। 3 मंथ्स 50 ईयर कॉन्ट्रैक्ट ये छोड़ देते, यू आर एक्वायर्ड हाउ एन एफआरए शैल बी यूज़फुल अगर 3 महीना। हमें ये तो पता ही है कुछ भी हो जाए, मेरा जो रेट है, मेरा जो भी एफआरए का जो
जो रेट पे मैंने लॉक किया होगा वही रेट मिलेगा एफआरए में, ये हमें पता है, ठीक है? प्लस माइनस जो भी करके। हम क्या बोलता है, अगर मैंने एफआरए लिया है, एफआरए मैंने लेने के बाद एफआरए बाई हो, सेल हो, जो भी मैंने किए वो हम आएँगे। पर हमने करने के बाद क्या हुआ कि अगर जो रेट है वो 4.5 हो गया या 6.5 हो गया तो क्या होगा? पहला तो है, जो मैं पेमेंट करूँगा वो एक्चुअल रेट पे करूँगा। 2 चीज़ होगा, यहाँ पे 2 कैश फ्लो आएगा। एक है, मैं जो पेमेंट करूँगा 50 मिलियन का, वो मैं 4.5 पे करूँगा। 1 पॉइंट क्यों, ठीक है? इसका इंटू 50 मिलियन इंटू 6/12 तो 1.125। ये क्या करूँगा मैं, 50 मिलियन इंटू 6/12 जो एक्चुअल रेट जो मैं इन बोरो कर रहा हूँ, पहले वो तो मैं दिखा दूँ कितना होता है। 1.625, ये तो मेरे को पेमेंट करना ही है, करेक्ट? अब मेरा जो फ़ायदा आएगा वो उसमें आएगा, एफआरए में। तो मैंने क्या लॉक किया था, ये देखते हैं। हमने क्या लॉक किया था? हमारा क्या था, हमें डर था कि जो एफआरए है, जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़े नहीं, करेक्ट? हम जो भी बोरो करें वो बढ़े नहीं। तो हमें डर था कि इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं। तो हम क्या करेंगे, एफआरए बाई 5.94 पे बाई कर लेंगे, बराबर? येस और नो? ठीक है? बाई माने यहाँ बोरो कर लेंगे, करेक्ट? तो मेरा अब क्या हो गया, मैंने बोरो किया 5 पे, मैं बोला कि भाई कुछ भी हो जाए मैं 5.94 से 1 पैसा कम नहीं दूँगा, या 1 पैसा ज़्यादा नहीं दूँगा। तो 5.94 में मैंने बोरो किया, रेट हो गया 4.5, तो मेरे को नुकसान हुआ, करेक्ट ना? मैंने बोरो कर लिया 5.94 पे, बट मैं देखा 6 महीना 3 महीना बाद जाके रेट एक्चुअल हो गया 4.5, तो आई एम एट अ लॉस ओनली। मैं अगर वो एफआरए नहीं जाता तो मैं 4.5 में बोरो कर सकता, बराबर? बट अब मेरे को 5.94 में ही करना पड़ेगा। तो मेरा लॉस कितना हुआ एफआरए में? 1.44% ऑफ 50 मिलियन इंटू 6/12, बराबर? सेकंड कंडीशन था 6.5% हो गया। मैंने लॉक किया था 5.94 पे, अब रेट हो गया 6.5, बल्ले-बल्ले अब है, करेक्ट? क्यों? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ भाई आप जो भी रेट हो मेरे को कोई मतलब नहीं है, मैं 5.94 ही दूँगा। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया एफआरए से? 6.5 माइनस 5.94, 0.56, करेक्ट? ये हो गया, समझ आया इतना? येस और नो? एफआरए का क्वेश्चन समझ आया? सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं हर एक चैप्टर नहीं समझा पाऊँगा आपको, ठीक है? बट हम ये तो कर सकते हैं ना, जितना 2 मिनट अगर मैं बोल पा रहा हूँ, मैं वो बोल दे रहा हूँ, ठीक है? ये सब हमने कांसेप्ट ऑलरेडी कर लिया होगा, बराबर? एफआरएस समझ आया? आप रेट निकाल लेना। हाउ 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शैल बी यूज़फुल इफ द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट टर्न आउट एज़ ए, मतलब क्या? अगर इंटरेस्ट रेट 4.5 हो गया, ये 6.5 हो गया, तो मेरा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है अब फ्यूचर में आते हैं। 3 मंथ फ्यूचर 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स इज़ कोटेड एट 9.45, मतलब क्या? फ्यूचर का जो रेट है एक्चुअल 5.85 है, ठीक है? अब अगर वो 4.5 हो गया या 6.5 हो गया, क्या फ़ायदा होगा ये बताओ? पहले मेरे को देख लेना है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितना होगा फ्यूचर का। तो मेरा 50 मिलियन था, 50,000 का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है? ड्यूरेशन कितना है? 3 महीना, करेक्ट? ड्यूरेशन कितना है? अच्छा 6 महीना, इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ, 6 महीना, ठीक है? और 3 महीना हो गया, मेरा कॉन्ट्रैक्ट का साइज़ कितना है? मैच्योरिंग इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, जो फ्यूचर का साइज़ है वो 3 महीना होगा। तो क्या होगा? 50 मिलियन, मतलब 2000, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2000 होगा, करेक्ट? अब क्या हुआ, पहले मेरा प्राइस था, तो मैंने फ्यूचर सेल किया होगा 94.15 पे, बराबर? अब कितना हो गया? 90, ये कैसे निकलेगा? 100 माइनस 4.5, मतलब कितना हो गया? 95.5। तो मैंने क्या किया था, मैंने फ्यूचर सेल किया था 94.15 पे, मैंने बाय किया 95.5 पे, तो मेरे को लॉस कितना हुआ? भाई आप समझो, आप जब सेल करोगे 94.15 पे, आप खरीदे यहाँ पे तो लॉस है। आप क्या, नीचे आता तो फ़ायदा, तो आपका 1.35 लॉस हुआ, इंटू नंबर ऑफ साइज़ इंटू वो कर लेना। अब 6.15 हुआ तो कितना हुआ? आप 94.15 पे बेचे थे, खरीदे कितना में? 100 माइनस 6.5 दैट इज़ 93.5, यहाँ आपको प्रॉफिट हो, बराबर? अगर आपने जब एफआरए क्या किया था, बोरो लॉक कर लिया था, तो आप ऑलवेज़ एक्सपेक्ट करोगे आप इफ इंटरेस्ट रेट एक्चुअल बढ़े,
तब आपको बोलेगा आपका मजा है, आप तो लॉक कर लियो। बट अगर इंटरेस्ट रेट घट जाएगा तो आपको तो नुकसान ही है ना। आप उल्टा अगर एफआरए नहीं लॉक करते तो आप कम रेट पे खरीद पाते। समझ आया? येस और नो? है या नहीं? मैं आपको कैसे निकालना है टॉपिक समझा दे रहा हूँ, ठीक है? सम्स नहीं एक-एक लाइन करके दिखा रहा हूँ, ठीक है? आई डोंट थिंक दैट इज़ एक्सपेक्टेड, यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी आल्सो, करेक्ट? बिकॉज़ दिस इज़ नॉट अ रेगुलर क्लास वी आर डूइंग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। मिस्टर ए एचएनआई इन्वेस्टेड इतना इन सर्टेन इक्विटी शेयर्स एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, ठीक है? इसका 1 लाख शेयर है, इसका 50,000 कॉस्ट है। तो अगर कॉस्ट है तो मेरे को ये निकल जाएगा कि मेरा शेयर प्राइस मैंने कितना में खरीदा था? ये हो गया 200। कैसे? ये डिवाइड बाय 1 लाख और ये डिवाइड बाय 50,000 कर लेते हैं। ये 300 हो गया मेरा कॉस्ट, मतलब मैंने वाई लिमिटेड 300 में खरीदा, एक्स लिमिटेड 200 में खरीदा। इतना ही है, मैं पता नहीं मेरे को क्वेश्चन तो। इन सितंबर 2014 10% वाज डिविडेंड आउट वाज एक्स लिमिटेड। तो एक्स ने कितना दिया है? 100 ईच, 10 मतलब ₹10 दिया है। एंड इन अक्टूबर 2000 30% डिविडेंड वाज पेड बाय वाई लिमिटेड। वाई ने कितना दिया होगा? ₹3। ऑन 31st March 2015 मार्केट कोटेशन शोड अ वैल्यू ऑफ 220 एंड 290। टेक्निकल एनालिस्ट बोलता है ये कुछ दिया हुआ है, फिर बोलता है एनालाइज द एवरेज रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो एंडेड 31st मार्च। तो 31st मार्च को मेरे को फायदा हो कि नुकसान देखना है। तो 31st मार्च को मेरा एक्स का देखे अगर, मेरा प्राइस है 220, मैंने खरीदा था 200 में, प्लस ₹10 मेरे को डिविडेंड मिला, तो मैं ये प्रॉफिट निकालूंगा। सेम वाई का मैं निकालूंगा, करेक्ट? ऐसे करके मेरा वाई का निकल गया, करेक्ट? अब बोलता है एनालाइज द एक्सपेक्टेड एवरेज रिटर्न फॉर द पोर्टफोलियो फॉर द 15-16, मतलब 2015 आप कंसीडर करोगे। 31st मार्च 2015 का जो प्राइस है वो ओपनिंग है, एंड 31st मार्च 16 का प्राइस दिया हुआ है यहाँ कोटेशन एक्सपेक्टेड वाला। ये निकालना है फॉर द पोर्टफोलियो फॉर द 15-16। एडवाइस मिस्टर ए थर्ड क्वेश्चन ऑफ द कंपैरेटिव रिस्क इन द टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे अब एक चीज समझ, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है? अगर वो बस मांगा होता ना तो मैं आपको एक शॉर्टकट दिखा सकता था। प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस, प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस, प्रोबेबिलिटी इनटू प्राइस, जो आया वह प्राइस 1 पकड़ सकते। प्रॉब्लम ये आ गया है कि आपका स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने बोल रहे हैं। तो आपको ये पाथ वाइज़ जानना ही पड़ेगा। मतलब अगर 0.2 प्रोबेबिलिटी है, यू हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.2, तो एक्स डिविडेंड 10% दे सकता है, प्राइस 220 दे सकता है। तो आपको एक पाथ डिपेंडेंसी दिखानी पड़ेगी, ठीक है? समझ आया व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं समझ आ रहा है? दिखाता हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका जो प्रोबेबिलिटी है, ये हो सकता है आपका 0.2 है। अभी 0.2 में क्या है? आपको डिविडेंड एक्स दे सकता है ₹10, करेक्ट? आपको डिविडेंड कितना दे सकते हैं एक्स? ₹10। 100 क्यों? 10% ऑफ 100, करेक्ट? प्राइस क्या हो सकता है अगर 0.2 है प्रोबेबिलिटी? 220, करेक्ट? फिर 0.2 है, 10% देगा, बट मेरा प्राइस अब क्या हो सकता है? 250, 0.2 है, ₹10 देगा। प्रोबेबिलिटी कितना हो सकता है? 280, ये मेरा प्राइस हो सकता है। फिर 0.3 का करोगे, 0.5 का करोगे, 0.6 का, ऐसे करके करना है। समझिए ये पाथ डिपेंडेंट, मतलब आप डिविडेंड एक बार कांस्टेंट रख दो। अच्छा 0.2 में 10% डिविडेंड देगा ₹10, एक्स का मैं बोल रहा हूँ। प्राइस 220 हो सकता है, 250 हो सकता है, 280 हो सकता है। गिवन क्यों? जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मतलब मेरे को डिविडेंड 10% देगा, तो मेरा प्राइस का प्रोबेबिलिटी हो सकता है 220, 0.2, 0.5, 250, 0.3, जिसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। करेक्ट? तो मेरा प्राइस था 220 ही एक्स का, तो मेरा कैपिटल गेन निकल गया यहाँ पे 60, यहाँ पे 30, यहाँ पे 0। तो मेरा टोटल कितना हुआ? 10, 40, 70, ये मेरा गेन हुआ, करेक्ट? अब मेरा जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसा आएगा? 0.2, 0.2, 0.2, 0.5, 0.2, 0.3, करेक्ट? 0.4, 0.01, 0.06, करेक्ट? 0.1 होगा। यहाँ पे अब क्या होगा आपका 10 इंटू 0.04,
40 इंटू 0.1, 70 इंटू 0.0, ऐसे करके आप टोटल निकालोगे। ये आप करके क्या करोगे, आप उसका प्राइस निकालोगे, रिटर्न निकालोगे। फिर सेम क्वेश्चन में क्या करोगे, क्वेश्चन 2, 3 में 2 में जब ये पाथ निकाल रहे हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालोगे। मैं एक बार आंसर में दिखा देता हूँ कि कैसा किया इंस्टीट्यूट। आपको समझ आ गया मैंने क्या समझाया? अब लेट्स सी आंसर में कैसा किया। कौन सा क्वेश्चन था? 7 कि 8? 8, 8 ही था ना? 8 था ना? हाँ। देखो 1, 2, 3 मतलब ये पाथ दिया, ये प्रोबेबिलिटी। सेम ऐसे किया मैंने, ये मेरा व्हाट। अभी क्वेश्चन 3 में देखो, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो निकाला ना, मतलब मेरा जो प्रोबेबिलिटीज़ है, यील्ड दिया है और ये 10 माइनस मेरा जो एवरेज निकला उससे, ठीक है? समझ आया? थोड़ा लेंथी है, वही मैं बोल रहा हूँ, ये लेंथी है, इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। अब कौन-सा क्वेश्चन करें हम? क्वेश्चन 9, चलो। बोलते हैं on 1st February 2025, XYZ Limited, a laptop manufacturer, imported a particular type of memory chips from SK Semiconductor of South Korea. The payment is due in 1 month, मतलब from the date of invoice amounting to 1190 million South Korean won. क्या बोलता है? आज 1 फरवरी है, ठीक है? उसने कोई माल बेचा होगा, आज से 1 महीना बाद उसको पैसा मिलने वाला है। पैसा देना है, इंपोर्टेड किया है, ठीक है? पैसा देना है। 190 मिलियन। फॉलोइंग स्पॉट एक्सचेंज रेट एंड आर कोटेड इन 2 डिफरेंट रेट। स्पॉटेड दिया हुआ है मेरे को, यूएसडी INR, यूएसडी SKW. Since hedging of forex was part of the company's strategy policy and no contract for hedging in SKW was available at any inshore market, it approached an offshore non-deliverable market for hedging the same. Non-deliverable फ्रेमवर्क क्या होता है? कि आप कैश सेटल करोगे, मतलब आप वो कॉन्ट्रैक्ट का डिलीवरी नहीं लोगे, ठीक है? इन इंडियन मार्केट अ डीलर कोटेड 1 मंथ यूएसडी SKW इतना टू बी सेटल्ड इतना में, आफ्टर 1 मंथ का ईयर डेट दिया हुआ है, एनालाइज कुछ मैं नहीं करता हूँ, ऑक्सफोर्ड इंडिया। यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ये क्या हुआ है ना, ये कोड उल्टा दिया हुआ है, ठीक है? आप इस कोड को जब भी क्वेश्चन पेपर भी आएगा, आप इसको रूपी पर डॉलर सोचोगे। ऐसा तो नहीं है ना 1 INR माने 85, करेक्ट? नहीं है, करेक्ट, उल्टा है। 1 डॉलर मतलब 85 है और SKW वाला भी सेम पर्पस करोगे, ठीक है? आप इसको पहले ही काट के उल्टा कर दोगे क्योंकि क्वेश्चन में गलत नहीं है। सी दिस इज़, आई वुड से ये इंस्टीट्यूट का बदमाशी है और कुछ नहीं है। कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को इंस्टीट्यूट को देने का, पैनिक मोड क्रिएट करता है। इंस्टीट्यूट देखता है आप कितना अ, हाउ मच यू हैव अ प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द क्वेश्चन पेपर, ठीक है? आप वो डिफिकल्टी, हम बोलते बदमाशी है, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज़, सी आई एम नॉट सेइंग कुछ, बट मेरे को ऐसा लगता है इंस्टीट्यूट हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड देखता है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में हम कर पाएँगे कि नहीं। इसी वजह से हो सकता दे रहा है। दैट दैट इज़ द जस्टिफिकेशन आई अज्यूम फॉर मायसेल्फ कि व्हाई इंस्टीट्यूट इज़ गिविंग, बिकॉज़ नहीं देने का ज़रूरत है। आप रुपी पर डॉलर ही दो ना, बच्चे को कैलकुलेशन करने से मतलब है, ठीक है? मतलब बट अगर दे रहा है इंस्टीट्यूट तो आई थिंक कि ये जस्टिफिकेशन हो सकता है, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करना, जो भी है। ये मैं घुमा लूँगा सबको, ठीक है? ये वाला भी घुमा दो, SKW डॉलर कर दो, ठीक है? सारे में जहाँ पे भी है, पहले काट के रूपी पर डॉलर कर देना, SKW पर डॉलर कर देना। समझ आया? इतना समझ आया? अब बोलता है डू नथिंग, मतलब मैं कुछ नहीं करा तो क्या होगा? लेट्स सी। मैं अगर कुछ नहीं करूँगा, मैं जो 1st फरवरी है, मेरा जो 1st फरवरी है, मेरा रूपी डॉलर रेट दिया हुआ है, ठीक है? SKW डॉलर दिया हुआ है। तो मेरे को क्या रेट चाहिए? रूपी SKW चाहिए, बराबर? हाँ या ना? मेरे को क्या चाहिए? रूपी और SKW चाहिए, येस और नो? तो रूपी SKW चाहिए तो क्या आएगा? ये और ये होगा, करेक्ट? तो मतलब 85.50 इंटू 1390.9 और 85.5 इंटू 1390, ठीक है? यही आएगा, करेक्ट? सॉरी, डिवाइड, ठीक है? यही आएगा। तो ऐसे करके तो मैं 22 से रेट निकालूँगा पहले रूपी पर SKW का, क्यों? बिकॉज़ डायरेक्ट नहीं है, मतलब आपका एक क्रॉस करेंसी में आपको करना पड़ रहा है, बराबर? तो पहले तो ये मैं कर लूँगा, कि मेरा रेट क्या है? तो मैं बोलूँगा अमाउंट पेएबल, फिर मैं उस हिसाब से निकाल लूँगा।
फर्स्ट फेवरेट को, ठीक है? तो हमें क्या करना है, जो ये बेसिकली डू नथिंग में क्या करना है हमें, पहले हमें तो एक रेट निकालना है, ठीक है? आज अगर मैं करता तो क्या होता रेट, आज मेरा स्पॉट रेट क्या है वर्सेस माई जिस दिन मैं पेमेंट करूँ उस दिन स्पॉट रेट क्या है। दोनों में जो डिफरेंस है, मान लो आज स्पॉट रेट है 50, कल है 51, तो मेरा ₹1 का नुकसान है, ठीक है? मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा करेंसी होगा, मेरा जो भी होगा, मैं अगर यहाँ पे देखूँ, तो अगर मैं निकालने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा? मेरे को क्या चाहिए? मैं क्या कर रहा हूँ, इम्पोर्ट कर रहा हूँ। एसकेडब्ल्यू बाई करूँगा मैं, सीधा हिसाब है। तो ये क्या करूँगा मैं, 85.5 डिवाइड बाय 1390, तो मैं बाई किया हूँ 0.06151 में, ठीक है? फिर मेरा 1 महीना बाद क्या हो गया, 1 महीना बाद का ये रेट है, ठीक है? 85.75 बाई 1388, मतलब 85.75 डिवाइड डिवाइड बाई 1388, रेट है 0.0617, मतलब आपने किया था 0.1615 में आप बेच सकते थे, तो आपका लॉस कितना हो गया? ये मतलब फर्स्ट फेब्रिक को अगर आप बेचते तो 0.615 में बेच सकते थे, ठीक है? बट आप कुछ किया नहीं, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट मार्च को बेचोगे, तो आपका डिफरेंस 0.002 इंटू 1190 के कितना है, 1190 एसकेडब्ल्यू इंटू 1190 एसकेडब्ल्यू, ये आपका लॉस है, ठीक है? अब क्या करोगे, आप एनडीएफ अगर बाई किए हो तो क्या किए हो, आप एनडीएफ क्या किए हो, बाई किए हो, ठीक है? फिर उसका सेल रेट निकाल लो, फॉरवर्ड रेट मेरे को बोला है वो 1390.13, ठीक है? मैं कर लूँगा। आफ्टर 1 मंथ एसकेडब्ल्यू ये कैलकुलेट कर लो, तो मेरा हो गया। समझ आया? इतना समझ आया क्या? चेक कर लोगे आप? यहाँ पे क्या बोला था, राउंडेड ऑफ 5, कोई बात नहीं, ईज़ी सम है, ठीक है? अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10। शांति एक्सपोर्ट्स 400 पीसेस ऑफ अ डिजाइन ज्वेलरी टू यूएसए $400 each. To manufacture and design this jewelry, she imported raw material from Japan at the cost of JPY 12,000, 400 का उसको माल वो बेचना है, ठीक है? जेपीवाई उसने खर्चा किया था। लेबर कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट है 2600 एंड 1300 भी। माने हर एक आइटम जब बेच रही है वो, तो उसका वो बेच रही है $400 पे, उसका खर्चा है जेपीवाई 12,000 और ओपी 3900, ठीक है? सपोज स्पॉट रेट ये दिया हुआ है रुपी पर डॉलर, ये करेक्ट रेट है, ठीक है? बिकॉज़ रुपी दिया हुआ है, ठीक है? $1 माने ये, ठीक है? Shanti is expecting that by the time the import remittance is received and payment of import is made, exports are likely ये। You are required to calculate the resultant transaction exposure. तो आप एक काम करोगे कि पहले तो आप ये करोगे, ये रेट से निकालोगे, ठीक है? मतलब डॉलर में सेल कर रहा हूँ, ठीक है? 400 इंटू 80, तो पहले 400 इंटू 80 आया, ठीक है? ये आप माइनस 3900 माइनस 12,135 इंटू 81, 86400, 12,135 इंटू 81 बराबर क्यू। मैं क्या करूंगा, डॉलर जेपीवाई मेरे को क्या चाहिए, जेपीवाई मेरा खर्चा है, तो मेरे को क्या चाहिए उसमें पेमेंट करना है, बराबर? तो मेरे को जेपीवाई बाई बाई करना है, मैंने डॉलर, ठीक है? तो 135 फिर 81 पे मल्टीप्लाई, समझ आया? आया ना? तो यहाँ से अब मैं ये निकालूंगा, सेम मैं करूंगा फिर ये वाले ट्रांजेक्शन के लिए, मतलब 83.9 ये, ठीक है? करके आई विल कैलकुलेट। समझ आया? समझ आया? ठीक है? तो यहाँ से आप ट्रांज़ैक्शन एक्सपोज़र निकालोगे, नहीं तो सिंपल ये भी कर सकते हो, बट ये बेटर है मेरे को लगता है, क्योंकि आपको अमाउंट चाहिए उसको, ठीक है? कितना एक्सपोज़र है। येस और नो? ठीक है। क्वेश्चन 11 पे आते हैं। सी&पी लिमिटेड है, बोथ कंपनीज ऑपरेटिंग एक ही इंडस्ट्री पे डिसाइडेड टू मर्ज फ्रॉम कॉमर्स, तो सी प्लस ही क्या किया, एक्वायर होके सी एस लिमिटेड हो गया। द रिलेवेंट फाइनेंशियल प्रायर टू सी का एंड पी का मेरे को डिटेल दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स पैट दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, पी रेशियो दिया हुआ है, ठीक है? The merger will be affected by means of stock swap
ऑफ 3 शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड फॉर 1 शेयर ऑफ पी लिमिटेड, मतलब अगर एक शेयर के पी के बदले सी का मिलेगा 3, मतलब 3 इंटू 4, 3 इंटू 1000, सॉरी 3000, ठीक है। आफ्टर द मर्जर इट इज एक्सपेक्टेड दैट ड्यू टू सिनर्जी से पोस्ट टैक्स आर एक्सपेक्टेड 8%, मतलब ये दोनों जो मिला के मान लो 15,800 है, ये 8% हायर होगा, मतलब 1.08 हो जाएगा। फर्दर इट इज एक्सपेक्टेड दैट द पी रेशियो वेस्ट लिमिटेड शैल बी एवरेज ऑफ पीरियड ऑफ टू बिफोर द मर्जर, ये दोनों का एवरेज माने 9 हो गया, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन टू द एक्सटेंट टू विच द शेयर होल्डर्स ऑफ पी लिमिटेड विल बी बेनिफिट पर शेयर फ्रॉम द प्रपोज्ड मर्जर। पी लिमिटेड का क्या फायदा होगा ये मेरे को बताना है। क्या बताना है? पी लिमिटेड का फायदा, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना है देखो, हमें जो जो पी लिमिटेड का एस लिमिटेड का पहले मेरे को 2-3 चीज चाहिए। एक हो गया मेरे को नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, ठीक है। एक हो गया मेरे को अर्निंग्स चाहिए। अर्निंग्स तो बराबर है 15,800 इंटू 1.08 होगा। एस लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? सी लिमिटेड का 4K प्लस मेरे को हर एक सी लिमिटेड पी लिमिटेड का एक शेयर के लिए मेरे को 3,000 तीन शेयर मिलता, तो 3 इंटू 1,000 3,000, तो टोटल है 7,000, इतना है बराबर, करेक्ट, है या ना? अभी मेरे को चाहिए मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या आएगा? 15,800 इंटू 1.08 इंटू मेरा पी, पी कितना बोला था? 9 इंटू 9 जो आया मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को एस लिमिट पी लिमिटेड का फायदा देखना है, ठीक है। तो मेरा पी लिमिटेड का फायदा कैसे पता चलेगा? एस लिमिटेड में पी लिमिटेड का हिस्सा कितना है? 3,000 आउट ऑफ 7,000 इंटू उसका मार्केट वैल्यू जो आया, माइनस उसका मार्केट पी लिमिटेड का अपना मार्केट वैल्यू कितना था? 5,800 इंटू 10, 58,000, ठीक है, माइनस 58,000। ये जो आएगा, ये आया आपका फायदा या नुकसान पी लिमिटेड का, समझ आया? पी लिमिटेड का पहले पहले हम एस हमें क्या बोला गया? सी एंड पी लिमिटेड दोनों मर्ज होके एस लिमिटेड हो रहा है। पी लिमिटेड का हर एक शेयर को सी का 3 शेयर मिल रहा है, बराबर। तो मेरे को बोल रहा है पी का फायदा क्या है? पी का शेयर होल्डर को जो मिला, पहले बिना मर्जर के क्या प्राइस था, और बिना आफ्टर मर्जर क्या मार्केट वैल्यू, दोनों का डिफरेंस निकाल के मेरे को प्राइस बताओ, फायदा बताओ, समझ आया? क्वेश्चन 12 में आता है, म्यूचुअल फंड रेज 150 on 1st April 2018 by issue of 15 lakh units at the rate 10. The fund invested in several capital market instruments to be built on a portfolio of 150-40 lakhs. Initial expense was 8 lakh. During the month, fund sold certain instruments costing 44.75 for 47 lakh and used the proceeds to purchase certain other securities for 41 6. Uh, 6 मतलब जो 47 लाख आया है उससे वो 41.6 और नया सिक्योरिटी खरीद लिया, बराबर है। द फंड मैनेजमेंट एक्सपेंस फॉर द फंड अमाउंटेड फॉर द मंथ अमाउंटेड 6 लाख और 50,000 एरियर में है। द फंड अर्न डिविडेंड अमाउंटिंग टू 1.5 लाख, उसका भी 80% बेच दिया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मार्केट वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो बोलते हैं 147.85। मेरे को क्या बोला है? वो जो एन इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू 1000 यूनिट्स ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल को जो भी ओपनिंग एनएवी था, मतलब 10 रुपए का एनएवी में खरीदा है वो, एंड डिस्पोजिट ऑफ ऑन एनएवी क्लोजिंग डिटरमिन इज एनुअल रेट ऑफ अर्निंग। तो मेरे को यहाँ पे क्या निकालना है? एक बंदा 1 अप्रैल को खरीदा यूनिट, 30 अप्रैल को बेच दिया, उसका मेरे को परसेंटेज निकालना है, रियलाइज रिटर्न, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? मेरे को ओपनिंग वाला तो 10 पता ही है, मेरे को क्लोजिंग एनएवी मतलब क्लोजिंग एनएवी निकालना है, जो आया दोनों का डिफरेंस करके कर लेना, बराबर, ईज़ी है। हमें एनएवी के लिए क्या चाहिए? क्या-क्या चाहिए? मेरा तो पहले मैं ओपनिंग मेरा बैलेंस देखूँगा, बैंक बैलेंस कितना था? 150, उससे मैं 140 मैं ऑलरेडी खर्चा कर दिया था, माइनस 8, तो मैंने 2 लाख मेरा पास था, ठीक है? प्लस मैंने 47 का मैंने माल लिया, माइनस 41.6 से मैंने माल बेचा, ठीक है? और क्या बोला? डी 6 लाख का मेरा एक्सपेंस था, उससे मैंने 5.5 ऑलरेडी दे दिया, तो एक्चुअल कैश मैंने 5.5 दे दिया, बराबर। और क्या बोला है? The fund earned dividend amounting to 1.5 lakh and he distributed 180%, मतलब इसने कितना 80% डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑफ रियलाइज अर्निंग। रियलाइज अर्निंग मतलब क्या? यहाँ पे आपका कैपिटल गेन भी है, तो 1.5 लाख प्लस 47 माइनस
44.75, 47 माइनस 44.75 प्लस 1.5 इंटू 0.8 -3, तो -3 मैंने अर्निंग्स भी वो कर दिया, ठीक है? समझ आया? इतना समझ आया? तो ये जो आएगा मेरा, अब देखो, 2 प्लस 47 माइनस 41.6 माइनस 5.5 माइनस 3, ठीक है? प्लस 1.5, जो डिविडेंड है 0.4 मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है? तो 147 मेरा 85 मेरा ये है, मार्केट वैल्यू है, ठीक है? प्लस मेरा 0.4 ऑलरेडी मेरा बैंक बैलेंस है, ठीक है? माइनस मेरा जो अर्लियस्ट था 0.5, 147.85 माइनस 0, 147.75, ठीक है? मेरा 150 लाख का पहले का था, 147.75 हो गया। तो मेरा लॉस कितना हुआ? लॉस निकाल लोगे, ठीक है? 147.75 15 लाख का यूनिट्स करके यहाँ पे 10 रुपया, तो 10 माइनस जो भी आया इसका यूनिट, ये इंटू 100 करके, ठीक है? 12। समझ आया? ये सुनो, हाँ, पक्का, बराबर। क्वेश्चन 13 देखते हैं। द ट्रेजरी डेस्क ऑफ अ ग्लोबल बैंक इनकॉर्पोरेटेड इन यूके वांट्स टू इन्वेस्ट जीबीपी 200 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2019। उसको 200 मिलियन इन्वेस्ट करना है 6 महीने के लिए एंड हैज फॉलोइंग ऑप्शन। 6 महीने के लिए उसको कोई पैसा आने वाला है, वो इन्वेस्ट करना है, बराबर। अभी उसको ये जानना है कि उसके पास 2 ऑप्शन है, एक है इक्विटी ट्रेडिंग डेस्क जापान वाला है, एंटायर 200 मिलियन वो हाई डिविडेंड यील्ड जापानी सिक्योरिटी दैट वुड अर्न अ डिविडेंड इनकम ऑफ 1182 उसमें इन्वेस्ट कर दे। Dividends are declared and paid on 29 June. Post dividend, the securities are expected to at quoted 2% डिस्काउंट। जो भी प्राइस है डिविडेंड के पहले, उसके बाद 2% कम हो जाएगा। मतलब अगर 100 रुपया है तो 98 हो जाएगा, बराबर। द डेस्क ऑल्सो प्लान्स टू अर्न 10 जीपीवाई मिलियन ऑन स्टॉक लेंडिंग बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट। द सिक्योरिटीज आर टू बी सोल्ड ऑन 29 जून एंड द अमाउंट remitted बैक टू ट्रेजरी। या फिर फिक्स इनकम टैक्स यूएस का प्रपोज किया हुआ जीसेक में लगाया 5% रिटर्न। एक्सचेंजेस मेरे को दिया हुआ है, एज ए ट्रेजरर मेरे को क्या करना चाहिए देखना है। अगेन ये जो जीबीपी जेपीवाई दिया हुआ है, ये रेट उल्टा होगा, ठीक है? जेपीवाई जीबीपी यूएसजी जीबीपी, इंस्टीट्यूट का पागल हो गया तो वो आप लोग को खिला रहा है, ठीक है? तो मैं एक का दिखा देता हूँ आपको, जेपीवाई वाले का। आप क्या करो, आप कितना 200 मिलियन आपको करना है, करेक्ट? 200 मिलियन आप दोगे पहले जेपी जापान को, 200 मिलियन इंटू रेट कितना है 148, मैं 0.002 नहीं पकड़ा एक बार, इंटू 148 29,600, ठीक है? इसमें मैं दिया, मेरे को फायदा क्या क्या मिला, मेरे को क्या क्या मिला, प्लस 1182 मेरे को मिलेगा डिविडेंड, प्लस मेरे को 10 मिलियन मिलेगा, ठीक है? करेक्ट? एंड मेरा प्राइस क्या हो जाएगा 29,000, जो भी मेरा प्राइस था उसका 98% हो जाएगा, 0.98 29008। तो मेरा प्राइस क्या हो गया 29008 1182 प्लस 10, 30,200 हो गया जेपीवाई में। तो मेरा जेपीवाई में कितना फायदा हुआ, मैंने लगाया तो 29,600 जेपीवाई, मेरा जेपीवाई हो गया 30,200, तो कितना हुआ 2.02% फायदा हुआ मेरा, ठीक है? सेम चीज मैं यूएस के लिए भी करूंगा, जो हायर होगा मैं उस पर लगा लूंगा। समझ आया? ये सुनो, बराबर। क्वेश्चन 13 देख, समझ आया कि नहीं? टेल मी। इजी था? आप बोलोगे सर कुछ कुछ में बहुत फास्ट गए, कुछ कुछ में, सी इट्स ऑलरेडी 1 और 5 मिनट्स, ठीक है? अभी तक मैंने रिकॉर्ड किया, सो आई डोंट वांट कि आप टाइम वेस्ट हो आपका, ठीक है? जितना मेरे को लगा ऐसे, आई ट्राई टू सॉल्व माई सेल्फ, आई स्कोर्ड गुड मार्क्स एंड आई थॉट कि ये आपके लिए बेनिफिट होगा, एंड मैं बाकी लोग के लिए भी ऐसे ही कर रहा हूँ, सो आई थॉट इट वुड बी नाइस वीडियो। आपको अगर आरटीपी वाले सबको लग रहा है आपको इंटरेस्ट बैठा, कुछ समझ आया, तो प्लीज गिव अ लाइक एंड फॉलो आवर चैनल, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे मैं थोड़ा मोटिवेटेड हूँ, आपके लिए और अच्छे कंटेंट ला पाऊंगा, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। नहीं भी करोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स अप टू यू। दो एमसीक्यूज है, फटाफट देख लेते हैं एमसीक्यूज को भी, ठीक है?
एमसीक्यूज को भी फटाफट देख लेते हैं। एमसीक्यूज में क्या बोला, पहले सी मेरा टेक्निक है, इतना बड़ा मैं क्वेश्चन पढ़ने नहीं वाला हूँ। पहले क्वेश्चन बोला मेरे को डिप्रिसिएशन टैक्स बेनिफिट निकालना पर शेयर, तो मैं देखता हूँ। एबीसी लिमिटेड का प्लान टू इन्वेस्ट 16 लाख इन अ यूनिट। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ 4 ईयर विद नो सैल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ इट। द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्ज इज 4 लाख। 4 लाख डिप्रिसिएशन है, ठीक है। तो एंड रेट कितना बोला, एबीसी सब्जेक्ट टू कॉर्पोरेट टैक्स 60%, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 60% है। तो मेरे को बोला क्या, जो डिप्रिसिएशन मैं चार्ज कर रहा हूँ उसका मेरे को टैक्स बेनिफिट कितना मिलेगा, 4 लाख इंटू 60% बराबर 2.4 लाख। यही आंसर है, देख लेना आंसर, ठीक है। द सेकेंड बोला इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू इन ईयर 2। ईयर 2 का इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेवेन्यू बोलो, ठीक है। तो ईयर 1 का रेवेन्यू क्या है, 12 लाख इंटू 1.1 इंटू 1.0 14। तो ईयर 2 का रेवेन्यू क्या है, 14, ठीक है। रेवेन्यू इन्फ्लेशन कितना है, 1.10, ठीक है। पहला ईयर 1 इंटू 1.09, 16.786 होना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि मेरे को ईयर 2 का रेवेन्यू निकालना है। ईयर 2 का रेवेन्यू 16.786। थर्ड क्वेश्चन बोलता था टोटल कैश इनफ्लो इन ईयर 1 आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड टैक्स बेनिफिट और डिप्रिसिएशन शैल बी। कैश इनफ्लो कितना आएगा आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इन्फ्लेशन एंड टैक्स बेनिफिट और डिप्रिसिएशन, क्या क्या है। मेरा 12 लाख का रेवेन्यू था, तो 12 इंटू 1.10 माइनस 6 इंटू 1.212, ठीक है, माइनस 2.4, ठीक है। तो मतलब 12 इंटू 1.1 13.2, 6 इंटू 1.12 6.72 और 2.4, ठीक है, ठीक है। कैसे हुआ, ये प्लस ये दोनों का जो आया इंटू 60%, ठीक है। मतलब 12.1.1 13.2 6.1.12 6.72 12 माइनस 6.7 13.2 माइनस 13.2 माइनस 6.72 6.48, ठीक है। इसका 60% जो आया 3.88, ठीक है। इससे मेरा, ये तो मेरा टैक्स देना था, बट मेरे को डिप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट मिल गया 2.88, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे 1 मिलियन मिल गया, ठीक है। तो ये दोनों का था 6.48 माइनस 1 मिलियन, 2.4 है ना ये, ठीक है। 1.4 माइनस 1.4, तो 5 मिलियन आ गया। तो 499 यही लास्ट था, ये कर लिया। इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट सेम ईयर 2 का जैसे निकाले वैसे निकालोगे। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो फॉर द ईयर 3, फॉर ईयर 3 बोला सेम हमने जैसे ईयर 1 का निकाला, ईयर 3 का कैसे निकालोगे, 16 मिलियन इंटू 1.10 इंटू 1.09 इंटू 1.08, 8 मिलियन इंटू 1.12 इंटू 1.1 इंटू 1.09, जो डिफरेंस है उसका 60% हो गया टैक्स, माइनस 2.4, जो टैक्स आया माइनस 2.4, ये हो गया टैक्स बेनिफिट। ये दोनों का जो डिफरेंस है वो माइनस ये आंसर आ जाएगा। समझ आया, ये सुन नो, ठीक है। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। द डायरेक्टर ए इज टॉकिंग अबाउट क्या, डायरेक्टर ए कौन है, हाँ है। डायरेक्टर ए said that the company can maintain a certain growth even though the net profit margin remains constant। क्या बोलते हैं, आपका ग्रोथ, द कंपनी कैन मेंटेन अ सर्टेन ग्रोथ इवन द नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब जो नेट प्रॉफिट, अगर मार्जिन अगर 10% है, वो अगर मैं बराबर रखूं फिर भी कंपनी ग्रो कर सकती है। एन एसेट इंक्रीज प्रोपोर्शनेटली टू सेल एंड इट डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ नेट प्रॉफिट टू मेंटेन दिस ग्रोथ इट विल नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल फंड्स। क्या बोलता है, मेरा नेट प्रॉफिट मार्जिन भले ही 10% रहे, फिर भी कंपनी ग्रो कर सकती है, अपने एसेट्स को बढ़ा सकती है कंपेयर टू सेल्स।
मतलब एसेट टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे सेल्स बाय एसेट्स, वो रेशियो बढ़ सकती है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट 30% ऑफ नेट प्रॉफिट। अपना नेट प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। टू मेंटेन दिस ग्रोथ रेट, कंपनी जो मेंटेन करेगी ये ग्रोथ रेट, वो बाहर से फंड्स नहीं लेगी, बाहर से कोई पैसा नहीं लेगी, ठीक है? तो डायरेक्टर इज टॉकिंग अबाउट कौन से इंटरनल ग्रोथ रेट, सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, एक्सटर्नल ग्रोथ रेट। पहले ये तो जान लो एक्सटर्नल एक्सटर्नल ग्रोथ रेट के बारे में बात ही नहीं कर, क्योंकि बोले एक्सटर्नल फंड्स चाहिए नहीं। सस्टेनेबल ग्रोथ रेट मतलब क्या बोलते हैं, जी इक्वल्स टू बी इनटू आर, मतलब रिटेंशन रेशियो इनटू आरओई। ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी का कहीं बात हुआ है? नहीं बात हुआ है, बराबर। बचा इंटरनल ग्रोथ रेट, और ये सही में बात बोलते हैं, ये क्या मतलब मैं जो ग्रो करूंगा, अपने एसेट्स को जो इंक्रीज करूंगा, वो बाहर के पैसे से नहीं, अंदर ही अंदर कुछ करूंगा, ठीक है? अपने एसेट्स को इंक्रीज करूंगा। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट इंटरनल ग्रोथ रेट, समझ आया? ठीक है। डायरेक्टर बी क्या बात कर रहा है, डायरेक्टर बी प्रपोज दैट जस्ट बाय मेंटेनिंग a target capital structure and without issuing additional equity and maintaining di- a target dividend payout ratio as proposed by director A, more growth rate can be achieved। ये क्या बोल रहा है? डायरेक्टर भी बोलता है टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर, जैसे हमने एक क्वेश्चन में देखा ना कि कैपिटल स्ट्रक्चर सेम होना है। टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, मतलब अगर मान लो उसका 500 मिलियन का कैपिटल है, तो 500 मिलियन ही मेंटेन करेगा, विदाउट इशूइंग एनी एडिशनल इक्विटी, कोई नया रेज नहीं करेगा, एंड मेंटेन टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो। टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो एज प्रपोज बाय मोर ग्रोथ रेट कैन बी अचीव, ठीक है? तो क्या बोल रहा है डायरेक्टर भी, किस ये क्या बोलना चाह रहा है? ये बोल रहा है मैं जो कैपिटल है वो मैं हाथ नहीं दूंगा, इक्विटी मैं बढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है? टारगेट डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है मेरा, जो भी डिविडेंड पे आउट रेशियो, वो मैं मेंटेन करके रखूंगा, जैसे ए ने बोला है। तब भी मैं ज्यादा ग्रोथ रेट कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा? इंटरनल ग्रोथ रेट क्या, नहीं इंटरनल ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं करें, एक्सटर्नल तो इन लोग का है ही नहीं। बचा ये कैसे, जी इक्वल्स टू बी इंटू आर, जो रिटेंशन रेशियो इंटू आरओई। रिटेंशन रेशियो सेम ही है, क्यों वो बोल रहा है? क्योंकि मेरा जो टारगेट डिविडेंड पे आउट है वो जो ए बोल रहा है वही रहेगा। और ये क्या बोला, कैपिटल स्ट्रक्चर टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर आपका फाइनल है और एडिशनल इक्विटी इशू नहीं करे, तो आरओई तो आप बढ़ा ही सकते हो। आरओई के बारे में तो बात कर रहे हैं ना, नेट प्रॉफिट बाय इक्विटी कैसे बढ़ेगा ये? इक्विटी अगर कांस्टेंट, अगर आपका नेट प्रॉफिट बढ़ते गया, नेट प्रॉफिट बढ़ती गया, तो रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ जाएगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ा तो ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। देन ही इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, रिटेंशन इज सस्टेनेबल ग्रोथ रेट, बराबर। डायरेक्टर सी किसके बारे में बात कर रहा है वो देखते हैं। डायरेक्टर सी डू अग्रीड व्यूज विद ए एंड बी बट इज ऑफ द व्यू दैट इन कमिंग ईयर्स इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स लाइकली टू राइज बाय 15%, सेल 15% से बढ़ेगा। हेंस इफ रिक्वायर्ड टू go for issue of equity shares, bond or debentures can go for issue of equity shares, sales or debenture to achieve the same growth in sales। तो सी किसके बारे में बात कर रहा है? सी बात कर रहा है आपके क्या, किसके बारे में? सी बोल रहा है कि भाई आपका सेल्स बढ़ेगा, ठीक है? और वो हेंस सेम ग्रोथ रेट सेल्स लेने के लिए वो इश्यू कर सकते हैं शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर। इंटरनल ग्रोथ रेट बात नहीं कर रहे क्योंकि एक्सटर्नल बात कर दिया, वो सस्टेनेबल बात नहीं कर रहा है वो, ठीक है? एक्सटर्नल ग्रोथ रेट के बारे में बात नहीं कर रहे, वो फंडिंग रिक्वायरमेंट की, एक्सटर्नली हम फंड ले सकते हैं, वो सेल्स को अचीव करने के लिए मेरे को पैसा चाहिए होगा, वो पैसा हम कहाँ से ला सकते हैं? इक्विटी रेज करके, डेट रेज करके, बराबर। इफ यू गो बाय द प्रपोजल ऑफ डायरेक्टर सी देन approximately funds shall be raised from in form of equity debt assuming the dividend as proposed by is paid out and assets currently in the same portion as increase in sale। ये आंसर आप करोगे, एक आपके लिए भी तो छोड़ू, ठीक है? ये आप कर लेना, ठीक है? अगर आपको सही लगा है आप देख लो कैसा क्या है, बट मैं फिर भी बोलूंगा प्लीज सारे क्वेश्चंस मत देखना, जो आपको समझ आ रहा है वही देखना, जिसमें आपको डाउट है। टाइम से मैंने ऑलरेडी देख के रखा है, आपको बोला ही है मैंने। एग्जाम्स अच्छे से देना, हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, यू विल गो गेट अ गुड स्कोर एंड यू विल पास योर एग्जाम। एग्जाम तक कोई भी डाउट टिल योर लास्ट एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट हो, स्पेसिफिकली एएफएम है, तो प्लीज ज्वाइन द ग्रुप, पिंग मी, मैसेज मी, आई विल रिप्लाई, ठीक है? हम साथ में हैं, डोंट वरी, आराम से होगा, बस माइंड रिलैक्स रखना, फोकस रखो एंड हैव दैट एटीट्यूड कि मैं कर लूंगा, ये कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी है, एंड हो जाएगा, यस यू कैन डू इट, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करें और क्यूरियस रहे, बिकॉज क्यूरियोसिटी विल हेल्प यू डिस्कवर योर इंटरेस्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ।